आज की ऑनलाइन कक्षा में उपस्थित सभी छात्राओं का हार्दिक स्वागत। मैं डॉक्टर चंद्रलोचन त्रिपाठी, प्राचार्य राजकीय कन्या महाविद्यालय बहरोड। आप सबको जैसा कि मालूम है कि बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में सम्मिलित भूषण के कवित्व की व्याख्या का क्रम जारी है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज उनके व्याख्येय कवित्व का पाठ करना सबसे पहले अभीष्ट होगा। उस पाठ को देखें। उतरी पलंग ते ना दियो है धरा पे पग, तेऊ सगबग निस दिन चली जाती हैं। उतरी पलंग ते ना दियो है धरा पे पग, तेऊ सगबग निस दिन चली जाती हैं। अति अकुलाती मुरझाती ना छिपाती गात, बात ना सुहाती बोल अति अन खाती हैं। और भूषण भनत सिंह साही के सपूत सिवा, तेरी धाक सुने अरि नारी बिललाती हैं। जोन में न जाती ते वे धूपे चली जाती पुनि, जोन में न जाती ते वे धूपे चली जाती पुनि। और 3 बेर खाती ते वे 3 बेर खाती हैं। व्याख्या के इस कवित्व पाठ के बाद व्याख्या की पद्धति के अनुसार सबसे पहले हम इस कवित्व की व्याख्या के क्रम में उसके संदर्भ पर विचार करें। संदर्भ कुछ यूं लिख सकते हैं। रीतिकालीन काव्य परंपरा में अपने समय और समाज के प्रति सर्वाधिक सजग रचनाकार, श्रृंगार से भिन्न विशुद्ध वीर काव्य की सर्जना करने वाले हिंदी जाति के प्रतिनिधि और वीर रस के अप्रतिम कवि महाकवि भूषण द्वारा प्रणीत ये कवित्व भूषण ग्रंथावली में संकलित शिवा शौर्य से आग्रहित है, शिवा शौर्य से संबंधित है। प्रसंगतः इस कवित्व में शिवाजी के प्रताप का वर्णन करते हुए, शिवाजी के शौर्य और प्रताप का वर्णन करते हुए उनके शत्रुओं की जो स्त्रियां हैं उनकी विपन्न और भयाक्रांत स्थिति का बहुत ही अद्भुत चित्रण किया गया है। अब हम इसकी व्याख्या पर एकाग्र हों और एक पंक्ति शुरू की पंक्ति से लेते हैं कि उतरी पलंग ते ना दियो है धरा पे पग। महाकवि भूषण कह रहे हैं कि शिवाजी के आक्रमण के भय से उतरी पलंग ते ना दियो है धरा पे, जो शत्रु नारियां हैं, अरि नारियां हैं, वो शिवाजी के आक्रमण के भय से इतनी भयभीत रहती हैं। जो पहले शत्रुओं की नारियां कभी अपने पलंग से नहीं उतरती थी, उतरी पलंग ना दियो ते ना दियो है धरा पे, जो धरा पे कभी पलंग से उतरकर कदम भी नहीं रखती थीं, वे उन स्त्रियों की दशा आज कितनी आकुल व्याकुल, कितनी व्यथित और कितनी भयाक्रांत है। इसका शब्द चित्र के माध्यम से बड़ा ही अतिशयोक्तिपूर्ण चित्रण यहाँ कर रहे हैं कि जो शत्रुओं की स्त्रियां पहले कभी पलंग से नहीं उतरती थी, धरती पर एक कदम भी नहीं रखती थीं, तेऊ सगबग निस्दिन चली जाती हैं। वही भयभीत स्त्रियां, वही भयभीत अरि नारियां अब दिन रात उदास रहकर तेई सगबग निस्दिन चली जाती है, उदास रहकर अपनी रक्षा के लिए इधर उधर भटकती भागती रहती हैं। निस्दिन रात दिन इधर उधर भयाक्रांत रहती हैं, भागती रहती हैं। और शत्रुओं की ये स्त्रियां अति अकुलाती मुरझाती ना छिपाती गात।
शिवाजी के आक्रमण के भय से इतनी व्याकुल रहती हैं और अपने पति और पुत्र की चिंता से मुरझाई सी रहती हैं और अपनी इस विपन्न बदहालत में वे अपने शरीर को, गात को भी सही ढंग से नहीं ढक पाती हैं। अति अकुलाती मुरझाती ना छिपाती गात, ना छिपाती यानी इतना भयाकुल रहती हैं और इतना व्याकुल और भयाकुल रहती हैं कि अपने पति और पुत्र की चिंता से मुरझाई सी दिखती हैं और अपनी इसी विपन्न दारुण दशा के कारण वे अपने शरीर को भी ठीक से, अपने गात को भी ठीक से ढक नहीं पाती हैं। आगे कवि कहता है कि बात ना सुहाती बोल अति अन्न खाती हैं। अपनी विपन्न स्थिति के कारण, इस आकुल भयाक्रांत स्थिति के कारण उनके पास ओढ़ने पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं बचे हैं। अब उन्हें कोई बात भी नहीं सुहाती, बात ना सो, क्योंकि वो हमेशा भयाक्रांत रहती हैं कि कब शिवाजी की सेना कब आक्रमण कर दे। इसलिए वो भय से युक्त रहने के कारण अन्न खाती, बिना भोजन किए ही रह जाती हैं। कवि भूषण कहते हैं क्या कि भूषण भनत सिंह साही के सपूत सिवा, ए साही के सपूत, भूषण कह रहे हैं ए परम प्रतापी शाह जी के सपूत शिवाजी, तुम्हारी धाक सुनकर, तुम्हारे पराक्रम की धाक सुनकर, तेरी धाक सुने अरि नारी बिललाती हैं। तुम्हारी धाक सुनकर शत्रुओं की स्त्रियां भयभीत और व्याकुल रहती हैं, बिललाया करती हैं। और वो स्थिति उनकी पूर्व स्थिति से आज की स्थिति से तुलना करता हुआ कवि कहता है कि पहले जो चांदनी में जोन में न जाती तेवे धूप चली जाती पुनी। जो शत्रुओं की स्त्रियां पहले भोग और विलास में यहाँ की चांदनी में चलने पर भी थकान महसूस किया करती थीं, जोन माने जुन्हाई, चांदनी में न जाती तेवे, चांदनी में जाते हुए भी उन्हें थकान महसूस होती थी, परंतु आज की इस यथार्थ दारुण भयावह स्थिति में वो तुम्हारे भय के कारण तेज धूप में, क्योंकि अब उनके लिए भय से त्राण पाना या आत्मरक्षा करना ही जरूरी हो गया, और इसीलिए वो अपनी जान बचाने के भय से तेज धूप में भी चलने में संकोच नहीं करती हैं। जोन में न जाती तेवे धूपे चली जाती पुनि, बार बार कड़ी धूप में चलती रहती हैं, कड़ी धूप की में भागती रहती हैं। क्यों? आत्मरक्षा के लिए इधर उधर भटकती रहती हैं। आज उनकी सारी सुख सुविधाएं समाप्त हो गई हैं। जो कल अंतिम पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि 3 बेर, यमक का बहुत ही अच्छा प्रयोग, कि 3 बेर खाती तेवे 3 बेर। आज इस भयाक्रांत स्थिति में, भयाक्रांत करने वाली इस स्थिति में शिवाजी के शौर्य और प्रताप से इतना डरी हुई भयभीत ये स्त्रियां अपनी आज सारी सुख सुविधाएं, आज उनकी सारी न केवल सुख सुविधाएं समाप्त हो गई हैं, आज वो निराश्रय भय के कारण न केवल इधर उधर भटकती रहती हैं, बल्कि आज तो ठीक से भोजन भी नहीं कर पाती हैं। पहले से तुलना करता हुआ कवि कहता है, पहले तो ये शत्रु स्त्रियां 3 बेर खाती थी। 3 बेर खाने वाली अर्थात ऐश्वर्य भोगने वाली ये स्त्रियां, पूर्व में ऐश्वर्य भोगने वाली स्त्रियां जो 3-3 बार भोजन किया करती थीं, परंतु आज की इस दारुण दशा में शिवाजी के प्रताप की धाक सुनकर ये भयभीत स्त्रियां अपने पति और पुत्र की रक्षा के लिए इधर उधर भटकती भागती रहती हैं। आज वो केवल 3 बेर खाकर ही अपनी भूख मिटाती हैं। और यहाँ बेर के फल का आशय है, यानी जो कल तक जो भोग और ऐश्वर्य के सारे सुख साधनों से संपन्न थीं और 3-3 बार भोजन किया करती थीं, परंतु आज किस्मत का फेर ये कि शिवाजी के भय के कारण, शिवाजी के शौर्य की धाक के कारण ये भयभीत स्त्रियां आज पूरी तरीके से विपन्न हो गई हैं, सुख सुविधाओं से रहित हो गई हैं। वो 3 बार भोजन करने वाली ये शत्रु नारियों की आज दशा ये हो गई है कि अब वो केवल 3 बेर खाकर गुजारा कर रही हैं।
3 बेर खाकर ही अपनी भूख मिटाने की कोशिश करती दिखाई देती हैं। कहने का अभिप्राय ये कि शत्रुओं की विपन्न स्थिति, शत्रु नारियों की कितनी विपन्न, कितनी भयाकुल, कितनी आकुल व्याकुल और दारुण दशा का चित्रण कवि ने किया है, ये कहने की जरूरत नहीं। जाहिर है कि शिवाजी के शौर्य की जो धाक है वो क्या प्रभाव छोड़ती है शत्रु नारियों पर, और शत्रु नारियों की उस विपन्न अवस्था में वो ठीक से न अपना तन ढक पाती हैं, न ठीक से भोजन कर पाती हैं, बल्कि 3 बेर में गुजारा करने वाली स्त्रियों, शत्रु नारियों का ये चित्रण करके कवि ने एक तरीके से बहुत ही शिवाजी के शौर्य का बहुत ही वीरतापूर्ण चित्रण किया है। जैसा कि मैं पूर्व में कह चुका हूं, अगर आलोचनात्मक टिप्पणी के रूप में कहें कि भूषण की कविताओं में जनता के मन में आत्मगौरव का भाव भरना और वीरता का रक्त संचार करना ही अभीष्ट रहा है। दूसरी बात, इस पूरी कविता में भय स्वयं मूर्तिमान हो उठा है। शिवाजी के शौर्य का भय, शिवाजी के पराक्रम की धाक का भय जैसे एक तादात्मीकरण की शक्ति बन गया है। कहने की जरूरत नहीं कि भूषण के यहाँ युद्ध प्रस्थान वर्णन, शत्रु और शत्रु नारियों में भय, आतंक और घबराहट का वर्णन करने में कवि भूषण शिक्षा के प्रभाव के बावजूद, कवि शिक्षा प्रभाव के बावजूद उन्होंने बहुत ही मौलिक वीर रस से जुड़ी हुई कुछ बहुत ही मौलिक उद्भावनाओं को संसर्गबद्ध करने का प्रयास किया है, जो कि इस कवित्व में देखा जा सकता है। कहना न होगा, भूषण की ये कविताएं कवि कीर्ति संबंधी, आचार्य शुक्ल के शब्दों में कहें तो भूषण की के ये कवित्व शौर्य, शिवाजी के शौर्य का गायन करने वाले ये कवित्व ऊहा के तेज के कारण भी, ऊहात्मक होने के बावजूद कवि कीर्ति संबंधी एक अविचल सत्य के दृष्टांत प्रतीत होते हैं। मैं समझता हूँ कि रीतिकालीन कवियों में इनका जो चुनाव रहा कविता के, चाहे वो नायक का चुनाव हो, शिवाजी और छत्रसाल जैसे नायकों का चुनाव, और चाहे श्रृंगार से भिन्न वीर रस की कविताओं के कारण ये अपने समय के, अपनी जाति के न केवल सजग रचनाकार सिद्ध होते हैं, बल्कि समूची हिंदी जाति का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रतीत होते हैं। मैं समझता हूँ कि इस तरह से शिवाजी के शौर्य से जुड़े हुए अन्य कवित्वों की व्याख्या हम अगले टर्न में यूं ही करते रहेंगे। आज आप सब ने इस व्याख्यान को पूरे धैर्य और मनोयोग के साथ सुना। इस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।